ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टीन मॉडल पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं डिबाई मॉडल बिकॉज स्पेसिफिक हीट में जो आइंस्टीन मॉडल था आइंस्टीन मॉडल हाई टेम्परेचर पे तो एक्सप्लेन कर पाए थे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को, लेकिन लो टेम्परेचर पे ऑल्दो वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जिस तरह से एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कर्व डिक्रीज होता है वैसा कर्व नहीं मिला, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। जबकि जो रियल में जो ग्राफ बनता है वो क्यूब का बनता है, टेम्परेचर का क्यूब जो है उसके अकॉर्डिंग। सो डिबाई ने ट्राई किया था, ऑल्दो डिबाई सक्सेसफुल भी हुए थे एक्सप्लेन करने के लिए। सो देखते हैं कि डिबाई की सबसे पहले अजम्पशंस क्या थी, अभिधारणाएं जो आपको बुक में नोट्स मिल जाएंगे। आई विल जस्ट एक्सप्लेन द टॉपिक वन बाय वन। पहली अजम्पशन डिबाई ने क्या मानी थी, डिबाई ने एक सॉलिड को कैसे ट्रीट किया था। डिबाई ने ये कहा था कि जो सॉलिड होता है वो होता है आइसोट्रोपिक, हिंदी में इसे कहते हैं समदैशिक। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे, अगर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी डायरेक्शन में जाने से वो प्रॉपर्टी बदल जाएगी। सो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सारी डायरेक्शंस में सेम होती है। इसलिए डिबाई ने भी ये माना था कि सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। होमोजीनस, होमोजेनस का मतलब होता है समांगी, समांगी का मतलब यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि कहीं पे डेंसिटी ज्यादा हो रही है उसकी कहीं पे कम हो रही है, यूनिफॉर्म नेचर। जैसे NaCl की स्ट्रक्चर है, हर Na के बाद में Cl आएगा, सेम डिस्टेंस के बाद में Na आएगा, फिर Cl आएगा, फिर Na आएगा, तो ऐसा है। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं क्लोज पैकेजिंग हो रही है कहीं इजी हो रही है, तो उस तरह से यहाँ पे हमारे पास वो होमोजीनस है। इसके अलावा कंटिन्यूअस मीडियम, कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, और अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये होता है डिस्क्रीट। इसको हिंदी में कहते हैं सतत और इसको बोलते हैं विभक्त, डिस्क्रीट। तो डिबाई ने ये माना था कि जो सॉलिड होता है वो कंटिन्यूअस मीडियम होता है, जो कि एक्चुअल में गलत होता है, क्योंकि एटम से मिलकर बना हुआ है तो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, एक एटम के बाद स्पेस आएगा ही आएगा फिर दूसरा एटम शुरू होगा। ये गलत अजम्पशन थी उनकी, लेकिन उनका रिजल्ट सही आ गया, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो सॉलिड है वो कंटिन्यूअस मीडियम होता है। ये उनकी पहली अजम्पशन थी। दूसरी अजम्पशन उनकी ये थी, उन्होंने हर एटम को, जो सॉलिड है उसके हर एटम को उन्होंने कपल्ड ऑसिलेटर माना था। कपल्ड ऑसिलेटर यानी कि युग्मित दोलक। अब युग्मित दोलक का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जब आप देखते हो कि ये सिंपल पेंडुलम होता है, जब ये अकेला इस तरह से वाइब्रेट करता है या फिर कोई एटम रखा हुआ है, जहां पर भी रखा हुआ है वो अपनी जगह पर इस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं आइसोलेटेड या फिर इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर। अकेला है, किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, सो ये सिंगल ऑसिलेटर होता है। कपल्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एटम है जब वो वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के जो एटम्स है उनसे प्रभावित हो रहा है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये होगा भी, वाई, क्योंकि अकेला एटम तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, उसके साथ बॉन्ड बने हुए हैं। किसके बॉन्ड बने हुए हैं, उसके आसपास वाले एटम के साथ उसके बॉन्ड बने हुए हैं। तो उन बॉन्ड की वजह से होता क्या है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो जब ये दूसरा वाला एटम वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव इस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नेचर में अकेला एटम वैसे पॉसिबल ही नहीं होता है। हवा में भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी एटम वाइब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास ऐसा तो है नहीं खाली जगह है, एयर है वहां पर भी, तो वो हमेशा वो किसी न किसी दूसरे एटम से उसका इफेक्ट उसके ऊपर आता ही है। सो उन्होंने कहा था कि हर एटम जो है वो कपल ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, और वैसे भी कपल ऑसिलेटर आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद उनकी थर्ड असम्पशन ये थी कि अगर हमारे पास सॉलिड में n एटम्स हैं, किसी सॉलिड में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम n है, तो उसमें हम जो उसकी प्रसामान्य विधाएं हैं, नॉर्मल मोड बताती हूँ ये क्या है। आप ऑल्दो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस में हम पढ़ते हैं, और क्योंकि आप सेकेंड ईयर पास कर चुके हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन। उसकी नंबर ऑफ नॉर्मल मोड जो होंगे वो लिए जाएंगे 3n। तो प्रसामान्य विधा या नॉर्मल मोड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एटम जो है वो किस डायरेक्शन में किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, राइट। कोई भी एटम होगा वाइब्रेट करेगा तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी उस फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं, उसका नॉर्मल मोड कहते हैं। तो डिबाई ने ये माना था कि जो n एटम होंगे उसके नॉर्मल मोड 3n लेंगे। वाई, क्योंकि एक एटम जो होगा वो x में भी वाइब्रेट कर सकता है, y में भी वाइब्रेट कर सकता है और z में भी वाइब्रेट कर सकता है। तो टोटल 3 डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने की वजह से हम एक एटम को
3 ऑसिलेटर के बराबर मान सकते हैं, और 3 ऑसिलेटर होंगे तो 3 फ्रीक्वेंसीज हो सकती है उसकी। इस वजह से हम n नंबर ऑफ एटम को कितने ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करेंगे, 3n की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन डिबाई ने ये कहा था कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हर एटम की, आइंस्टीन ने क्या माना था कि सारे एटम सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, जबकि डिबाई ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारे एटम सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन नहीं करेंगे, हर एटम की अपनी खुद की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये रहेगी कि रेंज फिक्स होती है। रेंज का मतलब 0 से लेके ओमेगा डी, ये चौथी असम्पशन है वैसे, 0 से लेके ओमेगा डी तक, ओमेगा डी फॉर डिबाई, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लिए है, डी फॉर डिबाई, 0 से लेके ओमेगा डी तक फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यूज होती है इस रेंज में हो सकती है, इस रेंज के बाहर किसी भी एटम की फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। दैट इज वाई इस ओमेगा डी को नाम दिया जाता है डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कह सकते हैं आप डिबाई अंतक आवृत्ति। ओके, सो ये हमारी मतलब डिबाई की 4th असम्पशन थी। एंड 5th असम्पशन उनकी ये थी कि जो ये ओमेगा डी की वैल्यू होती है, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास लॉन्गिट्यूशनल वेव या लॉन्गिट्यूशनल वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दोनों के लिए सेम होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। एंड आई होप ये वाइब्रेशन का मतलब आपको पता होता है। कोई एटम जब कोई भी मीडियम में जब कोई वेव ऐसे ट्रेवल करती है और उसके एटम के वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूशनल वाइब्रेशन। और अगर कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और एटम के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो डिबाई ने ये माना था कि इन वेव के लिए ओमेगा डी की वैल्यू सेम होती है अगर कोई वेव जो है वो लॉन्गिट्यूशनल या फिर ट्रांसफर मोड में है। तो ये थी उनकी अजम्पशन डिबाई की। अब अजम्पशन के बाद हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन लैटिस। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन फाइनाइट लैटिस, हिंदी में अगर कहें तो परिमित जालक में विधाओं की संख्या। वाइब्रेशन मोड वही है जो अभी बताया आपको, नॉर्मल मोड है। तो हमें एक लैटिस के अंदर ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ मोड कितने हैं। तो इसके लिए आपको पहले हमें लैटिस बनाना पड़ेगा। लैटिस कुछ नहीं है, क्रिस्टल ही होता है। सो हम सबसे आसान हमारे लिए है वन डायमेंशनल लेना। तो सपोज करो एक एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ पे, एंड सो ऑन। ये हमारे पास लैटिस है ओनली एक्स डायरेक्शन में। सारे के सारे एटम एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। यहां से जब एटम वाइब्रेट करेगा, कोई भी एटम वाइब्रेट होता है, कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट होता है तो हमेशा उसमें से वेव्स निकलती है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो वाइब्रेशन होते वक्त वेव निकलती है। यहां से कोई वेव चली, ठीक है, तो यहां से जब वेव चलेगी तो जैसे ही बाउंड्री आ गई, बाउंड्री का मतलब लैटिस खत्म हो जाता है, तो वो उसके आगे नहीं जाती है क्योंकि आगे एटम ही नहीं है, तो वो वापस वहीं से टकरा के मुड़ जाती है, मुड़ के वो वापस आ जाती है, फिर यहां से टकरा के वो ऐसे जाती है। तो जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है, बाउंड्री पे टकरा के वापस आती है, तो वापस आने वाली वेव और ये जाने वाली वेव जब एक दूसरे पर अध्यारोपित या सुपरपोज होती है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो होती है स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, हिंदी में बोलते हैं अप्रगामी। अप्रगामी का मतलब जो गतिशील नहीं है, चल नहीं रही है, केवल एक पॉइंट पर ही खड़े खड़े वाइब्रेशन हो रहे हैं, ना वो वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है ना वो वाइब्रेशन पीछे बढ़ रहा है। इसको तरीका है, आपने वो रबर बैंड वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, रबर बैंड को खींच के रखो और बीच में से उसको खींच के से छोड़ दो, तो उसी जगह पर वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो जो वेव बन रही है वो वेव बेसिकली ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रही है। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। इसका डेरिवेशन वेव्स एंड ऑसिलेशन वाली बुक में मिल जाएगा, मैंने अभी उसकी प्लेलिस्ट उसके ऊपर वीडियोस बनाए नहीं है, डेफिनेटली आई विल मेक। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लेके चल रही हूँ, उसका डेरिवेशन लेटर ऑन आई विल डू सम टाइम। तो सपोज यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बन रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, u1 इज इक्वल्स टू a साइन kx, यहाँ पे भी नीचे x लगाती हूँ,
साइन ओमेगा टी। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रही हूँ, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, u यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, जो वेव आपकी बन रही है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो रहा है, वो है u1। a उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम, k उसका तरंग संचरण नियतांक यानी वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी कि उसके कंपन करने की आवृत्ति। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप वो रबर बैंड पकड़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप बीच में से खींचते हैं तो उस रबर बैंड का हर पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, लेकिन जिन दोनों सिरों से रबर बैंड के जो पार्टिकल आपने पकड़ रखे हैं दोनों साइड से, वो ना तो ऊपर जाएंगे ना ही वो नीचे आएंगे। इसका मतलब कोई भी स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो उस स्टैंडिंग वेव में वाइब्रेशन हर जगह पर होते हैं, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, तो इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे n लिखा हुआ है, ये nth एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। nth एटम से जो वेव गुजर रही है या उसके जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हो रहे हैं, तो हमारे पास 0 पे, यानी जब इस n की वैल्यू 0 कर दूं मैं, तो आप कौन से एटम पे आ गए, सबसे इनिशियल एटम पे यानी फर्स्ट बाउंड्री पे। और यहाँ पर सपोज आपके पास कैपिटल n नंबर ऑफ एटम है, तो nवा एटम आपके पास यहाँ पे है और ओरिजिन आपका यहाँ पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, u0 और un दोनों ही वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0। कारण ना तो आपके पास पहली बाउंड्री का एटम ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ना ही लास्ट बाउंड्री का एटम आपके पास ऊपर नीचे मूव कर रहा है। सो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा, a साइन k इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या, हाँ x कोऑर्डिनेट आपको क्या रखना है, उसका 0 रखना है। ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो एन ए लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लेटिस आपने बनाया है, 1 मिनट में यहाँ पर बना देती हूँ। सपोज ये यहाँ पर आपका पहला एटम है, हम मान के चल रहे हैं a डिस्टेंस पे दूसरा एटम होगा, फिर a डिस्टेंस पे तीसरा एटम होगा, फिर a डिस्टेंस पे चौथा एटम होगा, फिर यहाँ पर होगा पांचवा। इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो मान लीजिए ये हमारा x इक्वल टू 0 पर है और यहाँ पर ये nth है सपोज, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए ये, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1a, यहाँ की डिस्टेंस 2a, यहाँ की डिस्टेंस 3 है, एंड सो ऑन करते करते मान लीजिए डिस्टेंस na हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये n है, ये nth एटम का क्या है, x कोऑर्डिनेट है। nth एटम का x कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे हैं। सो u0 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास तो 0 हो जाएगा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, a साइन k इंटू 0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। सो यहाँ एक रिलेशन तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, ये वाला दूसरा रिलेशन जो कि u1 इक्वल टू 0 से मिलेगा। तो इसको देखो एक बार, है ना, u1 इज इक्वल टू a साइन के एक्स इंटू एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हम पुट, स्मॉल n इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, na पुट करना है, तो ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि लास्ट बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। a साइन के एक्स इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, na हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से साइन ओमेगा टी को इधर भेजते हैं तो 0 हो जाएगा, a को भी इधर भेज दो तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ साइन के एक्स इंटू na इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हमें मिल जाता है। और यहाँ पर जब साइन थीटा 0 होता है, जब भी साइन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, n पाई होती है। तो ये हमारा पूरा रहा थीटा। सो के एक्स इंटू एन ए, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n पाई होती है। इस n के नीचे हम x लगा रहे हैं क्योंकि फिलहाल हम हमारा क्रिस्टल जो है वो केवल x डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। यहाँ से के एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सो कितना आ जाएगा, एन एक्स पाई अपॉन एन ए हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं एन एक्स पाई अपॉन एल। वाई, क्योंकि जो हमारा पूरा लेटिस है, सपोज उसकी पूरी की पूरी लेंथ जो है वो कितनी मान के चल रहे हैं, एल मान के चल रहे हैं, तो एल की लेंथ जो है वो किसके इक्वल आएगी, एन ए के इक्वल आएगी। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अगर हमारा लेटिस जो है वो 3 डायमेंशन होता तो आपके पास y और z के टर्म भी लेने पड़ते, तो उस केस में हमारी जो स्टैंडिंग वेव बनती, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आपने के एक्स इंटू एक्स लिया उसी तरह से के वाई इंटू वाई आ जाएगा, उसी तरह से के जेड इंटू जेड आ जाएगा, और जो टाइम वाला टर्म है
टाइम तो आपको पता है उसमें तो एक्स वाई जेड से फर्क पड़ता नहीं, तो हमारे पास वेव बनेगी ये वाली, और के एक्स की वैल्यू अगर आप रख देते हैं यहाँ पे, तो आपको ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए साइन एन एक्स पाई अपॉन एल वाई, सिमिलरली एन वाई पाई अपॉन एल वाई, सिमिलरली एन जेड पाई अपॉन एल जेड, और साइन ओमेगा टी। सॉरी ये मेरी फोटो के पीछे छुप जाएगा, ओके ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। इसके बाद यहाँ पर देखो जो n की वैल्यूज होती है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई हम रखते हैं, तो हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं। सो जो nx है या ny है या nz है, इनकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, जीरो वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जीरो वाला पहली बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर जाएगा। सो हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इंटीजर ही होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास साथ में, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी के वाई की, ये वैल्यू हो जाएगी के जेड की, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के एक्स की, ओके। सो नाउ क्योंकि जो के वेक्टर होता है वो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर होता है और वो 3 डायमेंशन में होता है, और आपने देखा होगा अगर अपन को के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो जो वेक्टर में अपन पढ़ते हैं, तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। सो ये हमारे पास के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जो आपने यहाँ पर के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू पुट करी है, अगर वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, जैसे आपने के स्क्वायर को लिखा है वैसे ही इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर। दोनों साइड में अगर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल आ जाएगा, या यहाँ से एन की वैल्यू निकालो तो के एल अपॉन पाई आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान से समझना, एक रिलेशन होता है के इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वी। आई होप ये आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से देख लीजिए। के हमारे पास कितना होता है, 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई बाय लेमडा वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट का होता है, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, न्यू से और न्यू से, तो 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू क्या होता है, ओमेगा, और लेमडा इंटू न्यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमारे केस में हम लाइट नहीं है, हम नॉर्मल वेव लेके चल रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी होती है v। तो ये रिलेशन होता है k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ओमेगा एल अपॉन पाई इंटू वी। सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है यहाँ पे n और ओमेगा के बीच में। अब हम इस रिलेशन का करें क्या, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर। हमारे पास इक्वेशन नंबर लास्ट कौन सी थी, 3 थी। इसके बाद आपको इक्वेशन नंबर, सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर है 4, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर है 5, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर है 6, ठीक है। तो इस 6 नंबर इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। इसका ये मतलब है कि हर n की वैल्यू के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। डिबाई ने ये कहा था 0 से लेके ओमेगा डी तक कितनी भी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू ले सकता है एटम, है ना, इस क्रिस्टल के अंदर कोई सी वैल्यू हो सकती है। सो वैसे ही हम क्या करेंगे, हमें ओमेगा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, सारी वैल्यूज निकालनी है। तो ओमेगा एल तो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हर एन की वैल्यू से हमें एन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, और हर एन के लिए हमें एन एक्स, एन वाई और एन जेड का एक कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन हमें एन की वैल्यू देगा, और हर वो वैल्यू हमें ओमेगा की एक वैल्यू देगी। तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो निकालने के लिए एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या है कि हम यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसके एक्सिस होंगे एन एक्स, एन वाई और एन जेड। क्यों, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ करती हूं तो हर पॉइंट का इंडिविजुअल एक कोऑर्डिनेट होगा, और वो कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू देगा, एन एक्स, एन वाई, एन जेड, इंडिविजुअल। कोई भी दो पॉइंट के लिए ये सेट जो है वो सेम नहीं होगा, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज मिल जाएगी। हमें सिर्फ इतना करना है कितने पॉइंट्स पॉसिबल है। अब 0 से लेके आप चलो तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, हमें तो इनफाइनाइट नहीं करना है क्योंकि हमारा लेटिस क्या है, फाइनाइट है। तो हम क्या करेंगे, एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। ये स्फेयर ध्यान रखिएगा ना, स्फेयर है, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं n, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं n, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्सिस जो है वो एन एक्स, एन वाई, एन जेड है, तो इसकी रेडियस किस में आएगी, n में आएगी। अब इसकी रेडियस n है, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई n क्यूब। इस वॉल्यूम को, यानी जो इसका वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम किससे बनता है, पॉइंट है,
उससे दूसरा पॉइंट टच करो, तीसरा पॉइंट टच करो, टच करते 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 आपको स्फेयर ही मिलेगा। सो बेसिकली इसका जो वॉल्यूम है वही हमें n की नंबर ऑफ वैल्यूज दे रहा है, वही हमें ओमेगा की वैल्यूज दे रहा है। लेकिन हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी है कि ओमेगा जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन इस स्फेयर के अंदर अगर आप इधर जाओगे तो nx की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो nx क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तीनों में से अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। इसलिए हमें nx की पॉजिटिव वैल्यूज देनी है, ny की पॉजिटिव वैल्यूज देनी है एंड nz की पॉजिटिव वैल्यूज देनी है। तो एक गोले का, एक स्फेयर का वो वॉल्यूम जिसमें तीनों एक्सिस के सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट आते हैं वो होता है उसके वॉल्यूम का 1/8 पार्ट। ये आपको याद रखना है, एक गोले का 1/8 भाग वो होता है जिसमें उसके कोऑर्डिनेट सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो इस वजह से 0 से लेके n तक ओनली पॉजिटिव नंबर अगर हम लेते हैं तो वो नंबर कितने होंगे, 1/8, 4/3 पाई n क्यूब। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके हर n के करस्पॉन्डिंग ओमेगा है, तो 0 से लेके ओमेगा तक जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमें कितनी मिलेगी, 1/8, 4/3 पाई n क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे पाई/6 n क्यूब। ठीक है, तो 0 से लेके ओमेगा तक की रेंज मिल गई। अगर हमें ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा इस रेंज में चाहिए तो रेंज कितनी हो गई, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा में जो नंबर ऑफ मोड निकालने होते हैं उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या कर दो, यहाँ पर डी ओमेगा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में डी एन आना है। और डी एन कब आता है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पाई/6 तो कांस्टेंट है, एन क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3n² dn। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा रेंज तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास पाई/2 n² dn। ओके, हमने ऊपर n की वैल्यू निकाली है, n की वैल्यू थी l ओमेगा अपॉन पाई इंटू वी, है ना। ये देखो n की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही ओमेगा l अपॉन पाई इंटू वी। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पर n की वैल्यू। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है इस नंबर को हम चलो रिप्रेजेंट करते हैं z ओमेगा डी ओमेगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हमारा कोई नाम होता है वैसे इसको अपन ने ये नोमेनक्लेचर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/2 l ओमेगा अपॉन पाई वी का स्क्वायर डी ऑफ डी एन लिखा हुआ है, n की वैल्यू पुट करनी है l ओमेगा अपॉन पाई वी। अब वेरिएबल यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा। तो ओमेगा को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है तो सब कुछ बाहर ले लो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, हमारे पास l³ ओमेगा स्क्वायर 2 पाई² वी, छोटा वाला v है v³ डी ओमेगा। अब जो लेटिस हमने लिया है क्योंकि वो 3 डायमेंशन में लिया है, तो 3 डायमेंशन में अगर कोई लेटिस लेते हैं तो वो कैसा शेप का आता है, क्यूब शेप का आता है। तो ये भी l लेंथ है, ये भी l लेंथ है, ये भी l, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, l³। तो इस l³ की जगह हम कैपिटल V लिख देते हैं विच इज वॉल्यूम ऑफ द लेटिस। और नीचे जो स्मॉल v है दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z ओमेगा डी ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो z ओमेगा है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये अगर मैं y मानूं और इसको अगर मैं x मानूं तो ग्राफ कैसा बन रहा है, y इज इक्वल टू x²। और ये होता है परवलय, पैराबोला। तो एग्जाम में कई बार ग्राफ भी आ जाता है, तो देखिएगा आप z ओमेगा का ओमेगा के साथ जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने नहीं बनाया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारे पास इतना सा ही ग्राफ हमें बनेगा। ओके, नाउ z ओमेगा और डी ओमेगा का जो रिलेशन हमें अभी अभी मिला है इक्वेशन नंबर 7 में, उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2 पाई² v³ डी ओमेगा। अब देखो ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, क्योंकि उस क्रिस्टल में लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसवर्स दोनों टाइप की वेव जा रही है, इसलिए इनकी वेलोसिटी को लिखने का अलग अलग तरीका होगा। तो लिखने का तरीके में आप ध्यान रखिएगा, v³ 1/v³ जो है उसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, 2/vt³ प्लस 1/vl³। अब आप सोचेंगे कि ये हमने क्यों किया, 1/v³ को t फॉर ट्रांसवर्स, l फॉर लॉन्गिट्यूशनल, l अनुदैर्ध्य तरंग के लिए है, ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए।
अनुप्रस्थ के ऊपर 2 आया है, लॉन्गिट्यूडनल में 1 आया है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है, उसमें क्या होता है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो पार्टिकल के वाइब्रेशन भी सिर्फ इसी दिशा में हो सकते हैं, तो एक ही पोलराइजेशन स्टेट पॉसिबल है। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है कि अगर कोई वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो एटम के वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अब एक्स के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन भी होती है और एक्स के ही परपेंडिकुलर जेड भी होती है, तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल होने की वजह से यहाँ पर 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आया है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 8। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा ये। ओके, इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है डिबाई अप्रोक्सीमेशन। डिबाई सन्निकटन। डिबाई अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या हुआ था, डिबाई ने ये कहा था कि जो ओमेगा की वैल्यूज आपने निकाल ली डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन मैंने तो कहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो जो हमारे पास टोटल नंबर है, ये देखो जेड ओमेगा डी ओमेगा क्या बताता है, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताता है, जो फ्रीक्वेंसीज उस हमारे सॉलिड में एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो सबके पास अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ये डिबाई ने कहा था ये तो 3n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी आपके पास 3n है, n एटम है, n के ऑसिलेटर कितने होते हैं 3n, तो इनका जो नंबर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 3n ही हो सकता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये टोटल नंबर कितना आना चाहिए 3n आना चाहिए। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा के रेस्पेक्ट में, और डिबाई ने अपनी अजम्पशन में ये कहा था कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओमेगा डी हो सकती है, और ये जो नंबर आ रहा है टोटल, वो 3n से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेटर आपके पास 3n ही है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 9, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू ऊपर से पुट कर रही हूं मैं, कहां से, ये इक्वेशन देखो ये रही है ना, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ और राइट हैंड साइड में 3n लिख रही हूँ। सो v अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, ये तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन साइन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ओमेगा वाले टर्म को ही हमें अंदर रखना है सिर्फ, बाकी को नहीं रखना है। इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 3n, 0 से लेके ओमेगा डी। मैंने सिर्फ इक्वेशन 9 में 8 को पुट किया है, क्या किया है मैंने, पुट 8 इन 9। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये तो इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब बाय 3, उसकी लिमिट जाएगी 0 से ओमेगा डी, उसको और सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा डी क्यूब अपॉन 3, और बाकी ये वाला टर्म जो पूरा है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आने के बाद अगर हम सॉल्व करते हैं, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है 3n, तो यहाँ तो 3n आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2/vt क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब। यहाँ से ओमेगा डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से ओमेगा डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ओमेगा डी की क्यूब आपको क्या मिलेगा, 18n पाई स्क्वायर अपॉन v 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब की, ये आ जाएगा ओमेगा डी, और अगर हमें ओमेगा डी निकालना है तो पावर ले लो 1/3। दोनों में माइनस जाएगा ना, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये कुछ, और प्रोबेबली आई हैव डन 18n पाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो ओमेगा की आ जाएगी। कहीं कुछ मिस्टेक हमने करी है क्या, लेट मी चेक। हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी,
और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1/3 आएगा और ये -1/3। यस यस यस, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला टर्म था इसलिए। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट। सो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या क्या करना है, इक्वेशंस कौन कौन सी डालनी है हमें। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास हो गया था। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। हाँ, जेड ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर ली है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 8 हो गई। ओके, करेक्ट है। ठीक है, सो ये हमारे पास ओमेगा डी की वैल्यूज आ चुकी है। ऑल्सो हमें क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, एक बार देखना आप, है ना, ये ओमेगा डी की जो इक्वेशन है, यहाँ से 2/VT क्यूब, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बुक में एक्चुअली इक्वेशन नंबर गलत दिया हुआ है इसलिए, n पाई स्क्वायर अपॉन v ओमेगा डी क्यूब। यहां से अगर अपन इस टर्म की वैल्यू निकालते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहां से देख लीजिए, यहां से, है ना, ये वाला टर्म है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दो को रीअरेंज करना है, सिंपल सा बात है। तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी ये, और ये मिलने के बाद क्योंकि हमारे पास जेड ओमेगा, ये वैल्यू देखना इक्वेशन नंबर 8 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 हमें जेड ओमेगा डी ओमेगा क्या मिला था, v/2 पाई स्क्वायर 2 बाय, अभी दिखाती हूँ एक बार इक्वेशन नंबर 8 हमें यही है या नहीं है, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ये जो मैंने लिखा है फ्रॉम 8, ये देखो एक बार इक्वेशन नंबर 8, ये देखो जेड ओमेगा डी ओमेगा है, वी ओमेगा अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और डी ओमेगा। सो एज इट इज मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है। सो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और ये जो टर्म है, इस टर्म की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, करेक्ट। तो 18n पाई स्क्वायर अपॉन वी ओमेगा डी क्यूब, और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। सिंप्लीफाई कर दो, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, रीअरेंज कर लो, तो हमारे पास यहाँ पे जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू मिल रही है 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब, साथ में आ जाएगा डी ओमेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, जो भी है 8 के बाद हमने कोई इक्वेशन डाली नहीं है, 9 डाली है, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 10। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, सो ये चीज हमारे पास यहाँ पर हो जाती है इक्वेशन नंबर 10। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, दोलक की माध्य ऊर्जा। ठीक है, दोलक की माध्य ऊर्जा के अंदर हमें क्या करना है, आपको सेम टू सेम आइंस्टीन मॉडल में जो मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर वाला डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है, सेम कॉपी करना है। तो आपको वापस में पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रही हूं, सेम एज आइंस्टीन मॉडल, बिल्कुल आइंस्टीन मॉडल से जो रिलेशन आया था। तो आइंस्टीन मॉडल वाले में मैंने डेरिवेशन करवा रखा है, जो ई बार आया था, एवरेज एनर्जी आई थी, वो कितनी आई थी, h क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा अपॉन kt माइनस 1। इसका डेरिवेशन आई हैव डन इन आइंस्टीन मॉडल, आप वहां पर देख लीजिएगा। सो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है लेटिस स्पेसिफिक हीट, लेटिस स्पेसिफिक हीट, जालक विशिष्ट ऊष्मा, जो मेन काम है हमारा, जालक विशिष्ट ऊष्मा। अब ये देखो हमारे पास एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज हर ऑसिलेटर के पास इतनी एनर्जी एवरेज तौर पे होनी चाहिए। तो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, जितने ऑसिलेटर्स हैं, एक की एनर्जी पता है हमें एवरेज इतनी है, सपोज आपके पास एवरेज एनर्जी है 5 जूल और 10 ऑसिलेटर है, तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेटर को उस एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर हमारे पास कितना था, जेड ओमेगा डी ओमेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेटर हमारे पास कितना था, जेड ओमेगा डी ओमेगा, और ये किस रेंज में था, ये तो ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा रेंज में था ओनली। तो इतने ऑसिलेटर के पास एनर्जी कितनी होगी, अगर एवरेज एनर्जी है ई बार, ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर ही है एक तरह से, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही है हमारे पास। सो नंबर हमारे पास इतना है और सबके पास ऑन एन एवरेज इतनी इतनी एनर्जी है, तो इतने के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ई बार से मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि हमें टोटल निकालना है, वाई, क्योंकि ये तो सिर्फ डी ओमेगा रेंज का हुआ, तो टोटल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगी टोटल एनर्जी।
इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी। सो U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E बार Z ओमेगा डी ओमेगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन किस पे लग रहा है, ओमेगा पे, तो ओमेगा की लिमिट डिबाई ने डिसाइड कर रखी थी, कितनी थी, 0 से लेके ओमेगा टी तक। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। और CV स्पेसिफिक हीट हमें निकालना होता है, तो वो हम फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, du बाई डी टी। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी इंटीग्रेशन E बार Z ओमेगा डी ओमेगा। यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है, जबकि इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में है। जब दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं तो हम इनका ऑर्डर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो dt वाले को अंदर भेज दो, इंटीग्रेशन के अंदर भेज सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d बाई डी टी, ऑल्सो हमें ई बार की वैल्यू रख लेते हैं एक बार पहले, तो डी बाई डी टी और जेड ओमेगा डी ओमेगा की इक्वेशन नंबर 10 से, इक्वेशन नंबर 10 कहाँ गई, ये देखो, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 10 से रख रही हूँ और ई बार की वैल्यू यहाँ से रख रही हूँ। ठीक है, तो रख के आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब एच क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, dt को अंदर भेज देते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, d बाई डी टी ओमेगा क्यूब अपॉन एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 साथ में डी ओमेगा, क्योंकि t और ओमेगा इस पर डिपेंड नहीं कर रहे इसलिए अंदर भेज सकते हैं। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो आई होप ये डिफरेंशिएशन आपको आता हो, कैसे करना होता है इसका थोड़ा सा यहाँ बताऊं। इस पूरे को f मान लो, इस पूरे को फंक्शन मान लो, ठीक है, इस पूरे को हमें फंक्शन मानना है यहाँ पे। तो ऊपर तो हमारे पास कोई टेम्परेचर का टर्म है ही नहीं, हमारे पास केवल t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है और टेम्परेचर ये रहा। सो 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, उस टाइम पे आपका पूरा का पूरा फंक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। सो 1/x का फंक्शन डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब e की पावर h क्रॉस ओमेगा t -1। उसके बाद ये जो अंदर टर्म है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो एक्सपोने -1 का तो 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का टर्म एज इट इज होगा, तो e की पावर h ओमेगा बाई के टी। उसके बाद h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी का भी होगा, और h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी का क्या होगा, -h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो टर्म्स लास्ट में आपको मिलेंगे 9n h क्रॉस स्क्वायर के ओमेगा डी का क्यूब टी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी, और यहाँ पर आपको मिलेगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी -1 का स्क्वायर और साथ में डी ओमेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है सिंपल सी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम पुट करेंगे h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी को मान लीजिए x, लेट इसको हम x मान लेते हैं, साथ ही में थीटा डी को हम मानते हैं h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी अपॉन ओनली। दिस इज कॉल्ड डिबाई टेम्परेचर। जैसे आइंस्टीन टेम्परेचर था वैसे ही हम इसको कहते हैं डिबाई टेम्परेचर। तो CV हमारे पास क्या हो जाएगा, CV हमारे पास, इनको रीअरेंज कीजिए आप यहाँ पे, जो भी आपके पास वैल्यूज है उनको सबको रखे, तो आपको मिलेगा 9n k t अपॉन थीटा डी का क्यूब, और ये हमारे पास 0 से लेके लिमिट, जब ओमेगा था तो 0 से लेके लिमिट कहाँ तक जा रही थी, देखो ओमेगा डी तक जा रही थी। अब ओमेगा डी की जो वैल्यू है, ओमेगा डी को हम किसके टर्म्स में रख सकते हैं, थीटा टी के टर्म्स में रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो लिमिट है हमारे पास वो किस में चली जाएगी, 0 से लेके थीटा डी बाई टी तक में चली जाएगी, x4 e की पावर x dx अपॉन e की पावर x -1। ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको एक बार, आप ये जहां पर भी इंटीग्रेशन में मैंने x की पावर 4 लिख रखा है, आप इसकी पावर 4 कीजिए, यहाँ पर e की पावर x है तो यहाँ पर आप e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई के टी कीजिए, यहाँ पर dx है तो आप देखिए एक बार, x अगर ये है तो dx कितना होगा, x अगर आपके पास h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी है तो dx में आप क्या करेंगे, h क्रॉस अपॉन के टी इंटू डी ओमेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो आपके पास dx की जगह ये पुट करना है, x की जगह आपको ये पुट करना है, यहाँ पर भी x की जगह आपको ये पुट करना है, और यहाँ पर भी x की जगह आपको ये पुट करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर थीटा डी है तो ये रहा थीटा डी, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए,
और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से आप वापस इसी रिलेशन पे आ जाएंगे। आप वापस क्या आ जाएंगे, इसी रिलेशन पे आ जाएंगे। वेरीफाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये CV हमें मिल जाता है यहाँ पे। सो ये डिबाई का फॉर्मूला था। NK इज इक्वल टू कितना होता है, R होता है। तो यहाँ से CV को हम क्या लिख सकते हैं, 9RT अपॉन थीटा डी का क्यूब, 0 से लेके ओमेगा डी, और सॉरी थीटा डी बाई टी, हमारे लिमिट भी हमारे पास देखो चेंज हो जाएगी, थीटा डी बाई टी हो जाएगी। और यहाँ पर हमें x की पावर EX, और ये लेना है हमें EX की -1 का स्क्वायर चल रहा है ना, स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये लिमिट आई होप आपको समझ में आ गई हो, या नहीं समझ में आई तो मैं बता देती हूँ। पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से ओमेगा टी, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू है h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी, है ना। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले जब x 0 था तो ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास जो लिमिट है, तो जब x 0 है, व्हेन x 0, सो ओमेगा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0, इसलिए लोअर लिमिट क्या रही है, 0 ही रही है। बट व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, या फिर जो सॉरी व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी, क्योंकि हाइयर वैल्यू जो है अपर लिमिट है वो हमारे पास कितनी थी, ओमेगा डी थी। तो जब ओमेगा की जगह हम ओमेगा डी रखे हैं, तो ये x की वैल्यू, x की लिमिट चेंज होएगी, तो कितना हो जाएगा, h क्रॉस ओमेगा डी अपॉन के टी, राइट। इसके अंदर ये वाला टर्म देखो, इतना h क्रॉस ओमेगा डी अपॉन के, इसको क्या नाम दिया था हमने, थीटा डी, और नीचे कितना है, t। तो अपर लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, थीटा डी बाई टी हो जाएगी। अपर लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, थीटा डी बाई टी। तो इस तरह से हमने लिमिट को एक्सचेंज किया है। एनीवेज, सो CV की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी मिल जाएगी, 9RT अपॉन थीटा डी का क्यूब इंटीग्रेशन x4 e की पावर x dx अपॉन e की पावर x -1 स्क्वायर, 0 से लेके थीटा डी बाई टी, इसकी लिमिट आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 3R, है ना, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पेटिट लॉ। तो हाई टेम्परेचर पे T जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी। T बहुत ज्यादा होने से x नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जब x बहुत छोटा होता है तो e की पावर का एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, और जो कि कितना होता है, 1 + x। तो CV कितना हो जाएगा, 9RT बाई थीटा डी का क्यूब इंटीग्रेशन x की पावर 4, ऊपर हमारे पास कितना बच रहा था, हमारे पास e की पावर x बच रहा था। सो e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 + x। नीचे भी हमारे पास ये देखो e की पावर x है, तो 1 + x - 1 का स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर से x की पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें भी देखो, क्योंकि x तो क्या है, बहुत छोटा है, तो 1 के सामने छोटा होने की वजह से हम 1 के कंपैरिजन में उसको हटा सकते हैं। सो 9RT अपॉन थीटा डी का क्यूब इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर dx कितना हो जाता है, 9RT बाई थीटा डी का क्यूब x क्यूब बाई 3, और लिमिट x क्यूब बाई 3 की कितनी जाएगी, 0 से थीटा डी बाई टी। तो ये हो जाएगा 9RT अपॉन थीटा डी का क्यूब, और यहाँ पे 1/3 बाहर ले लो, और ये हो जाएगा थीटा डी बाई टी का क्यूब। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 3R, ठीक है। ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3R। तो हाई टेम्परेचर पे तो रिजल्ट सही आ रहा है, लो टेम्परेचर पे देख लेते हैं। सो लो टेम्परेचर पे जब T बहुत छोटा होगा, तो x आपके पास कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, इतना बड़ा कि x को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, इन्फिनिटी मान सकते हैं। और x कितना था, h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी हमारे पास था। तो यहाँ पर जो लिमिट हमारे पास जा रही है, और x की लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, थीटा डी बाई टी, अपर लिमिट। अपर लिमिट की अपन बात करें तो हमारे पास, क्योंकि t टेंस टू 0 है, तो जो लिमिट हमारे पास जा रही थी थीटा डी बाई टी, वो कितनी हो जाएगी, लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9RT अपॉन थीटा डी क्यूब। देखो लोअर लिमिट 0 थी, राइट, अपर लिमिट हमारे पास क्या थी, थीटा डी बाई टी। अब क्योंकि t टेंस टू कितना है, 0, तो ये जो लिमिट है वो लिमिट कहाँ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट x क्यूब EX dx अपॉन EX -1 का होल स्क्वायर। और आप ध्यान रखिएगा, 0 से इन्फिनिटी में जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और इसका जो आंसर आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और वो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है
4 पाई की पावर 4/15। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है ये डायरेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। सो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास CV का आंसर आएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ कांस्टेंट है, 9r थीटा d 4 पाई 15। तो CV किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T3। और यही एक्चुअल में इसी तरह से वेरिएशन होता है स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका शॉर्टकमिंग्स। कमियां क्या थी डिबाई अप्रोक्सीमेशन में? कमियां तो पहली कमी ये थी, देखो डिबाई ने ये माना था कि जो मीडियम है सॉलिड है वो कंटिन्यूअस है, जबकि एक्चुअल में वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। एटम्स होते हैं तो बीच बीच में जगह भी होती है, तो ये कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। तो ये एक कमी थी जो उन्होंने गलत मान के डेरिवेशन किया था। दूसरा, उन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी अपने मॉडल में नहीं बताया, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को उन्होंने अवॉइड कर दिया। तीसरा, उन्होंने ये माना था कि जो साउंड वेव होती है, यानी कि अगर उस क्रिस्टल के अंदर कोई वेव प्रोपेगेट हो रही है और वो साउंड वेव है, तो उन्होंने ये मान लिया था कि साउंड वेव जो होती है वो सभी वेवलेंथ पे उनकी वेलोसिटी सेम होती है। साउंड की जो वेलोसिटी होती है, साउंड वेलोसिटी जो होती है वो सभी वेवलेंथ के लिए क्या होती है? सेम होती है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है। तो ये उन्होंने गलत मान के अपना डेरिवेशन किया था। नेक्स्ट, उन्होंने ये माना था कि अपनी स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले में उन्होंने सॉलिड जो लिया है उसके एटम्स तो सारे ले लिए, लेकिन अगर उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इस स्पेसिफिक हीट में एक्चुअल में होता है, लेकिन इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दिया। ये इनकी कमी रह गई थी। एंड लास्ट, इन्होंने ये माना था कि जो डिबाई टेम्परेचर होता है, इन्होंने ये कहा था कि वो कांस्टेंट होता है, जबकि एक्चुअल में ये देखा गया है कि जो डिबाई टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से चेंज हो रहा था। तो ये इनकी कुछ कमियां थी जो उन्होंने अवॉइड कर दी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इनका रिजल्ट जो आया वो सेम आया, इसीलिए इसी मॉडल को हम कंसीडर करते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।